हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम मध्यकालीन भारत से संबंधित क्वेश्चन आंसरों को देखेंगे, साथ ही उसकी व्याख्या भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है प्रारंभिक मध्यकालीन भारतीय समाज के बारे में लागू नहीं होता है। सबसे पहले वर्ण व्यवस्था सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रही थी। शूद्रों के मन में उच्च वर्ण के लोगों के विरुद्ध घृणा और विद्रोह की भावना विद्यमान थी। विभिन्न व्यवसायों के आधार पर अनेक उपजातियों की उत्पत्ति हुई। ब्राह्मणों ने अपने विशेषाधिकारों को कायम रखा और उनमें उपजातियां उत्पन्न नहीं हुई। तो आंसर हमारा इसमें पूछा है कि भारतीय समाज के बारे में लागू नहीं होता है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर लागू नहीं होता है। आगे देखते हैं। वे उत्तर भारतीय राजवंश जिन्होंने राष्ट्रकूटों का मुकाबला किया, तो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था जिसमें प्रतिहार थे और पाल थे और राष्ट्रकूट थे। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। तो 750 ईस्वी से लेके 1000 ईस्वी के बीच उत्तर भारत और दक्कन में कई शक्तिशाली राज्यों का उदय होता है। इसमें से एक पाल साम्राज्य, जिसकी 9वीं सदी के मध्य तक पूर्वी भारत पर बोलबाला रहा। पश्चिम भारत और ऊपरी गंगा घाटी में 10वीं सदी तक प्रतिहार साम्राज्य की तूती बोलती थी। उधर दक्कन में राष्ट्रकूटों का साम्राज्य था, तो समय समय पर उत्तर और दक्षिण भारत के प्रदेशों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेते थे। इन तीनों साम्राज्यों के बीच कन्नौज को लेकर एक संघर्ष हुआ, जिससे इतिहास में त्रिकोणात्मक संघर्ष के नाम से जाना जाता है। इसी त्रिकोणात्मक संघर्ष में उत्तर भारत के राजवंश पाल तथा प्रतिहार का मुकाबला दक्षिण भारतीय शासक राष्ट्रकूट से हुआ है। आगे देखते हैं। कर्पूर मंजरी का लेखक राजशेखर किस शासक के दरबार को सुशोभित करता था? उसका नाम क्या है? तो महेंद्र पाल प्रथम यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक महेंद्र पाल प्रथम, यानी कि इनका जो समय था वो 885 से लेकर 910 ईस्वी तक रहा और इन्हीं के उसमें दरबार में एक विद्वान निवास करते थे और इनके राजगुरु थे। तो कभी एग्जाम में पूछा जाए कि महेंद्र पाल प्रथम के राजगुरु कौन थे, तब भी हमारा आंसर राजशेखर होगा। आगे है कि राजशेखर ने एक तो कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विद्वशाला भंजिका, बाल रामायण, भुवन कोश, हरिविलास जैसे प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की थी। उनकी रचनाओं से कन्नौज नगर के वैभव एवं समृद्धि का पता चलता है। आगे देखते हैं। मुस्लिम आक्रमणकारियों के विरुद्ध हिंदू शासकों के पतन का मुख्य कारण था। तो मुस्लिम आक्रमणकारियों के विरुद्ध जो है हिंदू शासकों के पतन का मुख्य कारण जो था वो है राजनीतिक एकता का अभाव। चूँकि भारत में जिस समय उन्होंने आक्रमण किया उस समय जो शक्तियाँ थी बहुत सारी थी, अगर संगठित रहकर होकर रहती तो शायद कोई भी हमारे ऊपर भारत पर आक्रमण नहीं कर पाता, लेकिन वहाँ पर एक स्थिर राजनीतिक व्यवस्था नहीं थी। तो व्याख्या देखते हैं। भारत में बढ़ती हुई इस्लाम शक्ति का मुकाबला प्रायः 300 वर्षों तक अपनी उत्तर पश्चिम सीमा पर किया। यह एक गौरवपूर्ण बात है कि जिस इस्लाम ने एशिया, अफ्रीका, यूरोप के अधिकांश भाग और उसमें निवास करने वाली विभिन्न नस्लों को जीत कर अपना अंग बना लिया, उसका मुकाबला हिंदू एक लंबे समय तक कर सके। मतलब हिंदुओं ने भी ऐसा नहीं कि सिर्फ आक्रमण किया और वो हार गए, उन्होंने 300 वर्षों तक उन आक्रमणों को विफल करते रहे। और आगे क्या है कि यहाँ पर परंतु साथ ही उत्तर पश्चिम भारत की प्राचीर क्या हो जाती है, टूट जाती है और जो इस्लाम है वो वहाँ से भारत में आ जाता है और फिर हिंदू राज्यों की पराजय हो जाती है। और इतिहास में एक आश्चर्यजनक घटना थी। 11वीं और 12वीं सदी में हिंदू राज्य जिस प्रकार महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी से पराजित हुए वह अस्वाभाविक था। आगे है। हिंदू राजपूत शासक का पतन का मुख्य कारण राजनीतिक एकता में कमी थी। हिंदू राजपूतों के छोटे छोटे कई राज्य थे, ये परस्पर संघर्ष किया करते थे, इसी कारण से वह बाहरी आक्रमण के प्रति एकजुट नहीं हो पाते थे।
आगे है जयपाल किस वंश का राजा था? तो हिंदू शाही राजवंश का राजा था। तो जयपाल हिंदू वंश का शासक था। महमूद गजनवी ने 101 में जयपाल को पराजित कर एक अपमानजनक संधि करने के लिए बाध्य किया था। इस अपमानजनक पराजय एवं संधि को जयपाल सह नहीं सका और उन्होंने क्या कर ली थी? आत्महत्या कर ली थी। तो ऐसे भी एग्जामिनर पूछ सकता है कि वो कौन सा हिंदू वंश का शासक था जो जिसके मतलब पराजय होने पर उसने आत्महत्या कर ली थी? तो जयपाल क्या है यहाँ पर सही आंसर होगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित भारतीय नरेशों में से किसने सर्वप्रथम मोहम्मद गौरी को पराजय किया था? तो भीम द्वितीय हो जाएंगे। भीम द्वितीय ने पराजय किया था कहाँ पर? गुजरात में। आगे देखते हैं 1775 ईस्वी में 1205 के मध्य मोहम्मद गौरी ने भारत पर कई आक्रमण किए। सबसे पहले उसने मुल्तान तथा सिंध पर आक्रमण किया। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण जो है पाटन गुजरात पर हुआ। राजपूताना के रेगिस्तान मार्ग से उसने गुजरात में घुसने का प्रयास किया। जहाँ का राजा बघेल भीम द्वितीय था उसने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह पराजित किया, उसे देश से बाहर खदेड़ दिया। अब हम देखते हैं कि दक्षिण भारत की स्थिति यानी चेल जो है उन सब के बारे में यहाँ पर देखने वाले हैं क्वेश्चन आंसर। तो सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन है कि चोल राजवंश के निम्नलिखित शासकों में से किसने सर्वप्रथम दक्षिण पूर्वी एशिया के विरुद्ध नौसैनिक अभियान चलाया था? तो आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रथम ने ही चलाया था दक्षिण पूर्वी एशिया के विरुद्ध नौसैनिक। राजेंद्र प्रथम केवल भारतीय भूभाग के दिग्विजय करने से ही संतुष्ट नहीं हुए। भारतीय उपमहाद्वीप में अपनी विजय पताका फहराने के उपरांत उसने दक्षिण पूर्वी एशिया में सैन्य अभियान किया। उसने श्री विजय यानी कि शैलेंद्र राज्य को जीतने के लिए एक शक्तिशाली नौसेना भेजी। इस राज्य के अंतर्गत मलय प्रायद्वीप, जावा, सुमात्रा तथा अन्य द्वीप जो है सम्मिलित थे। यह अभियान भी पूर्णतः विफल रहा। शैलेंद्र विजयो तुंगवर्मन पराजित हुआ तथा बंदी बना लिया गया। चोल सेना में कमदारम तथा श्री विजय को जीत लिया गया। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी समिति चोल प्रशासन के अंतर्गत व्यापारियों के हितों की रक्षा करती थी? तो आंसर हमारा नगरम हो जाएगा। नगरम था। चोल प्रशासन में व्यापारिक नगरों में नगरम नामक एक सभा होती थी जो व्यापारियों के हितों की रक्षा करती थी। तक्कोलन के लेखों में नगरम के प्रशासन के संबंध सदस्य दो वर्गों में वर्णित थे, नगरतर और एवं व्यापारिक नगरोत्तम। इसके लिपिक तथा लेखाधिकारी क्रमशः नगर कर्णातार तथा नगर कक्कड़कू कहे जाते थे। नगरम बाजार में बेची जाने वाली विधि वस्तुओं जैसे कि फल, सुपारी, केसर, गन्ना आदि पर भी कर वसूली करती थी। आगे देखते हैं निम्नलिखित मंदिरों में से किसका संबंध चोलों से है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। खजुराहो वाला जो है वो तो एमपी में है और ये किससे है? चंदेलों से संबंधित है। एलोर राष्ट्रकूटों से है। भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर ये भी क्या है? चोलों से नहीं है। बाकी व्याख्या देख लेते हैं। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर न केवल साम्राज्य का वैभव का द्योतक है बल्कि दक्षिण भारत के वास्तुशिल्प की विशिष्टता का भी परिचायक है। उत्तरकालीन चोल मंदिरों में इस मंदिर की गणना की जाती है। यह तंजौर यानी कि मद्रास से 200 मील दक्षिण पश्चिम में स्थित है। राजराज प्रथम ने इस शैव मंदिर का निर्माण करवाया था, इसलिए इसे राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर का निर्माण ग्रेनाइट पत्थर से हुआ है। तो आंसर तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी हमने ये सारे देख लिए थे। खजुराहो, चंदेलो, एरो का राष्ट्रकूट और भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर जो है उड़ीसा के केसरी राजाओं द्वारा निर्मित करवाया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने मामल्लपुरम
मामल्लपुरम नगर की स्थापना की थी? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? नरसिंह वर्मन प्रथम, जो कि पल्लवों के शासक थे। व्याख्या देखते हैं। मामल्लपुरम नगर की स्थापना पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम यानी कि 630 से लेकर 688 ईस्वी ने की थी। इसी नगर को महाबलीपुरम भी कहते हैं। नरसिंह वर्मन प्रथम ने महामल्ल की उपाधि धारण की और महाबलीपुरम के रथ जो है मंदिरों का निर्माण कराया था। ये रथ मंदिर जो है पर्वत काटकर बनाए गए थे। इनकी संख्या जो थी वो है, सबसे पहले है धर्मराज हो गया, भीम हो गया, अर्जुन हो गए, सहदेव, गणेश, द्रौपदी, पिंडरी और बलय कुंडो। तो यहाँ से भी बहुत बार जो है यूजीसी नेट क्वेश्चन पूछ चुका है। तो हमें याद रखना है कि ये जो रथ मंदिर हैं वो कौन कौन से? धर्मराज हो गया, भीम हो गया, अर्जुन हो गए, सहदेव हो गए, गणेश हो गए, द्रौपदी हो, सबसे छोटा जो है द्रौपदी है, पिंडारी और बलय कुंडो। आगे देखते हैं। दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था? तो वैधानिक सुल्तान की बात कर रहे हैं तो कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं होगा, इल्तुतमिश होगा। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक और मान्यता प्राप्त सुल्तान इल्तुतमिश था। फरवरी 1229 ईस्वी को बगदाद के खलीफा से प्राप्त मानाभिषेक के बाद इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैध शासक बना। और यहाँ पर कुछ नोट है। इल्तुतमिश से पूर्व जो है गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सल्तनत का पहला वैधानिक शासक इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि उसने सुल्तान की उपाधि न धारण करके मोहम्मद गोरी के सिपाह सलार के रूप में शासन किया था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन से जाने से पहले मैं आप सभी से सॉरी कहती हूँ क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत डिस्टर्बेंस है और यहाँ पर जो है फर्नीचर का काम चल रहा है पड़ोसियों के घर में, तो वहाँ से क्या है आवाज़ आ जाती है। तो उसको इग्नोर करते हुए आप क्वेश्चन या फिर म्यूट करके आप क्वेश्चन को भी पढ़ सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बलबन अपने को किसका वंशज मानता था? तो बलबन जो है वो अफस्याब का वंशज अपने आप को मानता था। बलबन दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने सुल्तान के पद, अधिकार एवं राजत्व के संबंध में अपने विचार प्रकट किए थे। बलबन यह जानता था कि सिंहासन पर उसका अप्रतिबद्ध पैतृक अधिकार नहीं है। बलबन ने वंशावली पर बहुत जोर दिया। यह स्वयं को पौराणिक नामक अफरासियाब का वंशज मानता था। वह कभी भी दरबार में पूरे राज चिन्हों और साज सामान के बिना नहीं, मतलब पूरा अपनी जो एक अनुशासन होता था वो उसमें ही जाता था, बिना ऐसे नहीं कि कोई भी कपड़े पहन के दरबार में चला गया। तो बलबन ने ऐसा कभी नहीं किया, पूरा अनुशासन का भी पालन किया और दूसरों से भी करवाया। तो बलबन का राजत्व का सिद्धांत जो है ससानिद फारस से अत्यधिक प्रभावित है। तो कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बलबन का राजतंत्र किसके सिद्धांत राजतंत्र का सिद्धांत किससे प्रभावित था? तो ससानिद फारस से अत्यधिक प्रभावित था। आगे देखते हैं तबकाते नासिरी का लेखक कौन है? तो मिनहाजुस सिराज हो जाएंगे। मिनहाजुस सिराज तबकाते नासिरी का लेखक मिनहाज उस सिराज हैं और इन्होंने फारसी में लिखा था। इतिहासकार इलियट और डाउसन ने इनका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया। 1193 में मिनहाज उस सिराज का जन्म हुआ था। 1228 यानी कि सुल्तान इल्तुतमिश ने उसे अपनी सेवा में लिया था। उस समय से केवल बीच में एक वर्ष के समय को छोड़कर वह सुल्तान नसरुद्दीन मोहम्मद के शासन काल तक राज्य की सेवा में रहा। तो ये भी एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है कि मिनहाज उस सिराज किसके समय में थे, किसकी सेवा में थे? तो सुल्तान इल्तुतमिश के।
आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने द्वितीय सिकंदर की विरुद्ध धारण किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी हो जाएंगे। वो भी अपने आप को क्या है, सिकंदर से कम नहीं समझते थे, इसलिए उन्होंने सिकंदर ए सानी की उपाधि भी धारण की थी। तो वही व्याख्या है, एक बार व्याख्या देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी, जिसका समय पीरियड 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक रहता है, ये योग के साथ साथ बहुत महत्वाकांक्षी शासक थे। अपनी प्रारंभिक कठिनाइयों को दूर करने के पश्चात उन्होंने राज्य विस्तार और शासन व्यवस्था हेतु महत्वाकांक्षी योजना बनाई। इसकी विजयों और सफलताओं ने उसे इतना प्रोत्साहित किया कि उसने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि ग्रहण की और उसे अपने सिक्कों पर अंकित करवाया। वह संपूर्ण विश्व को जीतने और एक नवीन धर्म को प्रारंभ करने की इच्छा भी करने लगा था, किंतु अपने वफादार मित्र कोतवाल अला उल मुल्क की सलाह पर उसने यह विचार क्या कर दिया, त्याग कर दिया था। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है कि किसके कहने पर जो है सिकंदर ए सानी सिकंदर की तरह विश्व विजेता का जो स्वप्न था वो उन्होंने छोड़ा था, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो कोतवाल एक थे अला उल मुल्क, इनकी ही सलाह पर, इनके मित्र भी थे, उनकी सलाह पर क्या है उन्होंने छोड़ा था। उन्होंने कहा था कि पहले आप अपने आसपास जो है जितना भी क्षेत्र हैं पहले उनको जीतिए, बाद में क्या है हम विश्व विजय की ओर जाएंगे। तो इस तरह से क्या है उनका जो ध्यान है वो आसपास के उसमें लगाने के लिए सलाह दिया था, और अलाउद्दीन खिलजी क्या है मान भी जाता है। आगे देखते हैं, वह कौन शासक था जिसने एक सैनिक को निरीक्षक लिपिक को घूस देने का लिए सोने का एक सिक्का दिया था? तो फिरोज तुगलक होगा, फिरोज तुगलक ही ऐसा काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि फिरोज तुगलक के समय सेना का संपूर्ण संगठन भ्रष्टाचार से भर गया था। अफीफ इसके समय में एक लेखक हैं, जो कि अफीफ एक घुड़सवार का मामला बताता है कि जिसे सुल्तान यानी कि फिरोज शाह तुगलक ने सोने का टंका दिया ताकि वो संबंधित लिपि को घूस देकर अपना घोड़ा जो है अर्ज में स्वीकृत करा ले। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नगरी मोहम्मद लोदी सुल्तानों की राजधानी थी? तो मोहम्मद लोदी जो है लोदी सुल्तानों की राजधानी थी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आगरा। ओ सॉरी, यहाँ पर सी ऑप्शन है, दिल्ली को लोदी राजधानी के रूप में प्रयोग किया था। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी के समय में लोदी वंश की राजधानी दिल्ली थी। बहलोल लोदी के बाद सिकंदर लोदी ने लगभग 1504 तक दिल्ली को लोदी वंश की राजधानी के रूप में प्रयोग किया, और फिर 1506 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने पूर्वी राजस्थान के प्रदेशों और मालवा और गुजरात जाने वाले मार्गों पर नियंत्रण के उद्देश्य से आगरा को राजधानी बनाया था। लेकिन सिकंदर के बाद लोदी वंश के अगले शासक और अंतिम शासक इब्राहिम लोदी ने क्या किया था, पुनः दिल्ली को अपनी राजधानी के रूप में बना लिया था। चूँकि आगरा की अपेक्षा दिल्ली का अधिक समय तक के लिए राजधानी के रूप में प्रयोग हुआ, इसलिए उत्तर दिल्ली ही होगा। आगे देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य जो है, विजयनगर साम्राज्य से रिलेटेड, विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक हरिहर बुक्का है। तो बी ऑप्शन सही है। भारत के दक्षिण पश्चिमी तट पर विजयनगर राज्य की स्थापना करने का श्रेय हरिहर और बुक्का को दो भाइयों का था। वे काम्पिली राज्य में मंत्री थे। मोहम्मद तुगलक ने जब काम्पिली को विजय किया तब हरिहर और बुक्का को पकड़कर दिल्ली ले जाया गया और उन्हें मुसलमान बना लिया गया। काम्पिली ने विद्रोह होने के अवसर पर मोहम्मद बिन तुगलक ने उन्हें वहां दिल्ली की सत्ता को स्थापित करने के लिए भेजा, पर दोनों भाई संत विद्यारण्य के प्रभाव में आकर पुनः हिंदू धर्म ग्रहण कर लिया। आगे देखते हैं, तो यहाँ पर क्या है, मोहम्मद तुगलक के समय पे बात हो रही है। तो मोहम्मद तुगलक ने काम्पिली को विजय तो प्राप्त कर ली और हरिहर बुक्का को पकड़कर क्या है मुसलमान बनाया गया। फिर वो जब वापस काम्पिली जब वो वापस जाते हैं तो संत विद्यारण्य के प्रभाव में आकर दोबारा से हिंदू धर्म ग्रहण कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य के प्रबुद्ध काल में निम्नलिखित में से किस
टीका की रचना हुई थी? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा पराशर स्मृति पर माधव की टीका। विजयनगर साम्राज्य जब हुआ उसके प्रभुत्व के काल में पराशर स्मृति पर माधव की टीका लिखी गई थी। यहाँ पर इसका जो है विजयनगर के विख्यात लेखक माधव ने काल निर्णय नामक टीका पराशर स्मृति पर लिखा और यह टीका जो है 1335 ईस्वी में 1360 के बीच में लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भाषा में विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ अमुक्तमाल्याद की रचना की थी? तो तमिल हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है, तेलुगु हो जाएगा। विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय के दरबार में तेलुगु के 8 कवि, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था, रहा करते थे। कृष्णदेवराय स्वयं एक विद्वान थे और उन्होंने अमुक्तमाल्याद मध्य नामक ग्रंथ की भी रचना की थी, तेलुगु में की थी। आगे देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य में अमरन शब्द का अर्थ क्या है? अमरन शब्द का अर्थ है सैनिकों को अनुदान। तो विजयनगर साम्राज्य के प्रांतीय प्रशासन के संदर्भ में नायकर व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्थान था। विजयनगर साम्राज्य के सेना नायकों को नायक कहा जाता था। नायक ऐसे भू सामंत थे जिन्हें शासक वेतन के एवज में अथवा उसके अधीन रहने वाली सेना के रखरखाव के लिए विशेष भूखंड देता था। ऐसे भूखंड आमरण कहे जाते थे। आमरण भूमि का उपयोग करने के लिए नायकों को अमर नायक कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य में अयंगर संबंधित थे। तो अयंगर किससे संबंधित थे? ग्राम प्रशासन से ही अयंगर जो है वो संबंधित थे। व्याख्या देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य के अयंगार व्यवस्था ग्रामों से संबंधित थी। इस व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक ग्राम को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया जाता था और इस ग्रामीण शासकीय इकाई पर शासन के लिए 12 व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था। इस 12 शासकीय अधिकारियों के समूह अयंगार कहा जाता था। इन अधिकारियों की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती थी। इन अयंगारों के पद आनुवंशिक होते थे। अयंगार अपने पदों को बेचकर या गिरवी भी रख सकता था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैष्णव संत का जन्म वाराणसी में हुआ था? तो आंसर हो जाएगा हमारा वल्लभाचार्य जी का जो जन्म है वो वाराणसी में हुआ था। तो वल्लभाचार्य वैष्णव संप्रदाय की कृष्ण भक्ति शाखा के एक महान संत थे। उनका जन्म जो है बनारस में 1479 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता तेलंगाना के लक्ष्मण भट्ट थे। वे सपरिवार तीर्थ यात्रा के लिए बनारस आए थे। तभी उनके द्वितीय पुत्र वल्लभाचार्य का जन्म हुआ। वल्लभाचार्य बड़े ही बुद्धिमान और प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। वल्लभाचार्य की मृत्यु जो है 1531 ईस्वी में काशी में 52 वर्ष में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से संतों में से किसे उसके अनुयायी विष्णु का अवतार माना जाता है? तो चैतन्य को विष्णु का अवतार माना जाता है। वैष्णव धर्म के महान संत चैतन्य का जन्म जो है बंगाल के नदिया ग्राम में फरवरी 1486 में हुआ था। चैतन्य का वास्तविक नाम विशंभर था। चैतन्य पुरोहित के नियंत्रण और बाह्य धर्म आडंबरों के विरुद्ध थे। इन्होंने बिना जाति व धर्म का भेदभाव किए सभी को उपदेश दिए। उनका प्रभाव इतना गहरा और स्थायी था कि उनके अनुयायी उन्हें कृष्ण और विष्णु का अवतार मानते थे। अगला क्वेश्चन है, कबीर एवं नानक के विषय में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। सबसे पहला है, उनके विचार भक्ति तथा इस्लाम दोनों परंपराओं से लिए गए थे। वे ग्रामीण जनता की भावनाओं की अभिव्यक्ति करते थे। और तीसरा है, उन्होंने हिंदू धर्म एकता के लिए प्रभावशाली प्रयास किया था। चौथा है, उनके अनुयायियों ने स्वतंत्र धार्मिक समाज स्थापित किया था। तो यहाँ पर जो है सभी के सभी यहाँ पर सही हो जाएंगे। सी ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने रामायण का बंगला में अनुवाद किया था? तो कृतिवास हो जाएगा। शेख निजामुद्दीन औलिया किस सूफी संप्रदाय से प्रभावित थे? तो चिश्ती संप्रदाय से प्रभावित थे।
और ये बाबा फरीद के शिष्य थे। इनका जन्म जो है 1236 ईस्वी में बदायूं में हुआ था। शेख निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही यानी ईश्वर का प्रिय और सुल्तान अल औलिया संतों के राजा भी कहा जाता है। शेख निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों का राज्य देखा था, जो कि एक के पश्चात एक सिंहासन रूढ़ हुए। प्रसिद्ध कथन है, हुनूज दिल्ली दूर अस्त, यानी कि दिल्ली अभी दूर है। आगे है मुगल साम्राज्य से संबंधित है। अकबर ने किसे कवि प्रिय की उपाधि दी थी? तो राजा बीरबल को दिया था। राजा बीरबल को दी थी। हिंदी काव्य में अकबर की अत्यधिक दिलचस्पी थी तथा वह उसका पोषण करता था। उसने हिंदी साहित्य को बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहन किया और अकबर के दरबारी कवियों में प्रसिद्ध जो कवि हैं बीरबल थे और इनको ही कवि प्रिय की उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर ने इबादत खाना का निर्माण कराया था? तो आंसर हमारा फतेहपुर सीकरी हो जाएगा। फतेहपुर सीकरी। अकबर ने धार्मिक चर्चा और विचार विमर्श के लिए 1575 में फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाना का निर्माण किया था। इबादत खाना में बादशाह की अध्यक्षता में सैयद शेख और उलेमा धार्मिक चर्चा किया करते थे, परंतु शीघ्र ही वह धर्माचार्यों की असहिष्णुता से परिचित होने लगा तथा अक्टूबर 1578 को अकबर ने सभी धर्मावलंबियों के लिए इबादत खाना का द्वार खोल दिया। अगला क्वेश्चन, जिस मुगल सम्राट ने फारसी में आत्मकथा लिखी थी उसका नाम क्या है? तो फारसी में आत्मकथा जहांगीर ने लिखी थी। जहांगीर ने अपने पितामह यानी बाबर की भांति जहांगीर ने भी क्या है, एक आत्मकथा लिखी थी जिसको तुजुक-ए-जागरी नाम से जानते हैं। साथ ही बाबर ने जो लिखी थी वो तुजुक-ए-बाबरी के नाम से थी। जहांगीर ने अपने शासनकाल के 17 वर्षों तक की घटनाओं को स्वयं लिखा और इसके बाद अपनी बीमारी और अस्वस्थता के कारण उसने अपना जो भार है मोतमद खां को सौंप दिया। जहांगीर के शासनकाल के 17वें वर्ष से लेकर 19वें वर्ष तक का इतिहास जो है मोतमद खां ने लिखा है। तो तुजुक-ए-जहांगीरी बादशाह जहांगीर के दैनिक जीवन का ही सजीव चित्र करता है। अगला क्वेश्चन है, जिस चित्रकार ने तुजुक-ए-जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ के लिए चित्र बनाए हैं उसका नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा अबुल हसन। अबुल हसन जो हैं, यहाँ पर जो है सारे के सारे चित्रकार ही हैं, लेकिन जो तुजुक-ए-जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ पर बनाए हैं वो है अबुल हसन। मंसूर जो हैं वो एनिमल चित्र मतलब जानवरों के चित्र अच्छे बनाते थे, पक्षियों के चित्र के लिए थे। तो यहाँ पर व्याख्या देखते हैं। अबुल हसन जो है जहांगीर का सर्वप्रथम चित्रकार था। बादशाह ने उसे नादिर उल जमा की भी उपाधि दी थी। नादिर उल जमा मतलब अपने समय का अद्भुत। उसने जहांगीर के सिंहासन रोहण के अवसर पर चित्र बनाया, जिसे बाद में बादशाह जहांगीर की आत्मकथा तुजुक-ए-जहांगीरी के मुख्य चित्र के रूप में लगा दिया गया। बादशाह इस चित्र को प्रत्येक दृष्टि से पूर्ण समझते थे और उसे युग के सर्वश्रेष्ठ चित्रों में मानते थे। अगला क्वेश्चन है, खफी खां को मुंतखबुल लुबाब की रचना गुप्त रूप से करनी पड़ी। क्यों करनी पड़ी? क्योंकि जो है औरंगजेब इतिहास के विरुद्ध था। औरंगजेब इतिहास के विरुद्ध था, इसलिए खफी खां ने मुंतखबुल लुबाब की रचना की गुप्त रूप से की, क्योंकि औरंगजेब जो है इतिहास लेखन के विरुद्ध था। उसने शासन के 21वें वर्ष में औरंगजेब ने पूरे साम्राज्य में समकालीन इतिहास लेखन को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, मनसबदारी संस्था थी। तो यहाँ पर शासकीय नियुक्ति द्वारा। मनसब शब्द का अर्थ जो है श्रेणी अथवा पद है तथा मनसबदार का अर्थ उस अधिकारी से था जिसे शाही सेना में एक पद अथवा श्रेणी प्राप्त थी।
मनसबदारी प्रथा के अंतर्गत केवल सम्राट को ही मनसब देने का अधिकार था। मनसब मिलते समय व्यक्ति को सम्राट के सम्मुख उपस्थित होना पड़ता था। बख्शी उस व्यक्ति को सम्राट के सम्मुख उपस्थित करता था। कभी कभी राजकुमार, प्रांतों के सूबेदार, सैनिक अभियानों के सेनापति योग्य व्यक्तियों से मनसबदारों के रूप में नियुक्ति के लिए सम्राटों से संस्तुति भी किया करते थे। ऐसी स्थिति में वह सम्राट का विशिष्टाधिकार होता था कि वह संस्तुति स्वीकार करे या अस्वीकार करे। सम्राट की स्वीकृति मिलने पर उन व्यक्तियों की नियुक्ति के संबंध में सम्राट का स्वीकृत पद दीवान बख्शी साहिब ए तौजीह यानी सैनिक विभाग या लेखाकार के पास भेजा जाता था। इसके पश्चात प्रत्येक मनसबदार की नियुक्ति के संबंध में फरमान जारी किया जाता था। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी जागीर स्थानांतरित नहीं की जा सकती थी? तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? वतन जागीर जो है नहीं दी जाती थी। मुगल काल में मनसबदारों को जब वेतन के बदले भू क्षेत्र यानी कि जागीर आवंटित किया या त्यूल कही जाती थी जागीर को, तो कभी कभी दिल्ली के सुल्तानों के काल में प्रयुक्त शब्द इक्ता का प्रयोग भी होता था। जागीर प्राप्तकर्ता को जागीरदार अथवा त्यूलदार कहा जाता था। यदि मनसबदार को उसके अधिराज्य अथवा अधिकार क्षेत्र का भू राजस्व आवंटित किया जाता था तो वह उसकी वतन जागीर कहलाती थी। वतन जागीर का हस्तांतरण नहीं होता था। आगे देखते हैं, मुगल काल के कारखानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सबसे पहला, वे उचित मूल्य पर राजकीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। दूसरा, वे विभिन्न उद्योगों को प्रोत्साहित देते थे। तीसरा, वे कारीगरों को बेहद नमूने प्रदान करते थे। और चौथा है कि वे किसी राजकीय सहायता के संचालित होते थे। तो यहाँ पर जो सही है, पहला, दूसरा, तीसरा सही है। बाकी वे किसी राजकीय सहायता के संचालित होते थे, ये सही नहीं है। आगे देखते हैं, सुप्रसिद्ध कोहिनूर शाहजहां को भेंट किया था तो मीर जुमला ने किया था। मीर जुमला का वास्तविक नाम मोहम्मद सईद था। उनका जन्म जो है 1591 में अर्दिस्तान में हुआ था। उनका पिता जो है सैयद हजरू इस्फहान का एक तेल व्यापारी था। परिवार की आर्थिक कठिनाइयों के कारण मीर मोहम्मद सईद को पढ़ाई छोड़कर जवाहरात के व्यापारी के अंतर्गत सेवा ग्रहण करनी पड़ी। अपने स्वामी के प्रतिनिधि के रूप में वह गोलकुंडा गया, जो उन दिनों दक्षिण भारत का एक संपन्न राज्य था। उसके देश विदेश के व्यापार ने थोड़े ही समय में उसे गोलकुंडा का एक धनी व्यापारी बना दिया। उसने महत्वाकांक्षी स्वभाव के कारण उसे गोलकुंडा के दरबार में अमीरों से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए, जिन्होंने मोहम्मद सईद को राजकीय पद देने के लिए सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह से उसकी संस्कृति की उसकी बहुमुखी प्रतिभा से प्रभावित होकर सुल्तान ने उसे सर दफ्तर अभिलेखपाल नियुक्त किया। इसके पश्चात उसे हवूलदार तथा सर खेल की पदोन्नतियां दी गईं और अंत में उसे मीर जुमला यानी कि प्रधानमंत्री के पद पर प्रतिष्ठित किया गया, जो उसके नाम का पर्यायवाची बना। मीर जुमला ने शाहजहां को कोहिनूर हीरे की भेंट की, जो मूल्य तथा सौंदर्य से अद्वितीय समझा जाता था। अगला क्वेश्चन है, सिखों को एक सैन्य लड़ाकू जाति के रूप में परिणत करने का प्रारंभ किया। तो किन्होंने प्रारंभ किया था? तो आंसर हमारा गुरु हरगोविंद ने किया था। जब गुरु हरगोविंद ने गुरु की गद्दी संभाली उस समय उनकी आयु 11 वर्ष की थी। गुरु हरगोविंद ने धर्म की रक्षा के लिए सिखों को सैनिक बनाने का कार्य आरंभ किया। उनके पिता गुरु अर्जुन सिंह ने अपनी मृत्यु के पहले उन्हें संदेश भेजा कि उनसे कहना कि वह शोक न मनाए और पुरुष महत्वहीन व्यक्ति की भांति रोएं बल्कि ईश्वर की प्रार्थना करें। वो अपने सिंहासन पर पूर्ण शस्त्र धारण करके बैठें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार बड़ी से बड़ी सेना रखें। गुरु हरगोविंद ने अपने पिता की आज्ञा का अक्षरशः पालन किया। अगला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य के किस भाग को
अहमद शाह अब्दाली ने सबसे पहले विजिट किया था? तो आंसर हो जाएगा हमारा पंजाब। अहमद शाह अब्दाली ने 1748 को लेकर 1767 ईस्वी तक भारत के अनेक आक्रमण किए। अहमद शाह का प्रथम आक्रमण 1748 में पंजाब पर किया, परंतु वह पराजित हुआ। 1750 ईस्वी में अहमद शाह ने दूसरी बार पंजाब पर आक्रमण कर दिया और मीन मंत्रू को पराजित कर पंजाब को जीत लिया। अगला क्वेश्चन है कथन और कारण। तो कथन कहता है कि मुगलों का सैनिक संगठन प्रारंभिक 18वीं शताब्दी में ध्वस्त हो गया, और आर कहता है कि जागीरदारी व्यवस्था में संकट की स्थिति थी। तो यहाँ पर क्या चीज़ें सही हैं? दोनों चीज़ें सही हैं, दोनों की व्याख्या सही है। व्याख्या देख लेते हैं। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके अयोग्य उत्तराधिकारियों के कारण प्रारंभिक 8वीं सदी के मुगल सैन्य व्यवस्था ध्वस्त हो गई और औरंगजेब के समय से ही मुगलों की जागीरदारी व्यवस्था संकट की स्थिति में पहुंच चुकी थी। आगे देखते हैं मराठा और उसके संघ से संबंधित। शिवाजी का अभिषेक जो हुआ था, तो ये कहाँ पर हुआ था? कौन सी जगह पर हुआ था? तो आंसर हो जाएगा रायगढ़। रायगढ़ में हुआ था, ये ऑप्शन सही है। व्याख्या देखते हैं। जून 1674 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ में संपूर्ण वैदिक विधि विधानों के अनुकूल अपना राज्याभिषेक किया, जिसमें मुख्य पुरोहित का कार्य गंगा भट्ट ने संपन्न किया। इस अवसर पर उसने छत्रपति की उपाधि ग्रहण की तथा अपने राज्याभिषेक के वर्ष से उसने अन्य हिंदू नरेशों की भांति एक नया संबंध भी प्रारंभ किया। जिस वर्ष शिवाजी ने शाइस्ता खां को पराजित किया, वो कौन सा साल था? तो 1663 में शाइस्ता खां को पराजित किया था शिवाजी ने। अगला है मोकाशा। मोकाशा शब्द का अर्थ था मंदिरों को दिया गया भूमि अनुदान, नगद वेतन के बदले दिया गया भूमि अनुदान, धर्मार्थ भूमि अनुदान। तो नगर वेतन के बदले दिया गया भूमि अनुदान क्या है? सही ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन सही है। बाकी देखते हैं व्याख्या। मुकाशा नगद वेतन के बदले दिया गया भूमि अनुदान था, जो सेनापतियों जमींदारों को वेतन के बदले दिया जाता था। मुकाशा के प्रशासनिक अधिकार भी अनुदान ग्रही को मिलते थे। मुकाशो मराठा प्रशासन एवं दक्षिण भारत में प्रचलित थी। आगे देखते हैं। जिस शासक ने शासनकाल में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ, उसका नाम क्या था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध जो जिसके समय में हुआ था, बाजीराव द्वितीय थे, बालाजी बाजीराव थे। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है, पेशवा बालाजी बाजीराव। इनके समय में पानीपत का द्वितीय यानी 64 में हुआ था, 61 में। तो 14 जनवरी 1761 को अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य लड़ा गया। इस युद्ध में मराठे बुरी तरह पराजित हुए थे। अगला क्वेश्चन है, दिए गए संकेत की सहायता से निम्नलिखित घटनाओं को तिथि क्रम में रखें। तो यहाँ पर एक तिथि क्रम में रखना है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? यहाँ पर तोरण विजय हो जाएगा। तोरण की विजय 4 नंबर जो है 1646 हो जाएगा। शाइस्ता खां के शिविर की लूट हो जाएगी। शाइस्ता खां के शिविर की लूट हो जाएगी। सबसे बाद में जो है पुरंदर की संधि। तो यहाँ पर देख लेते हैं। सूरत की लूट जो है 1664 में हुई थी। पुरंदर की संधि 1665 22 जून 1665 में हुई थी। शाइस्ता खां के शिविर की लूट 1663। तो ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। बाकी देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मराठों के विरुद्ध अहमद शाह अब्दाली को समर्थन देने के लिए शुजा उद्दौला केवल इसलिए प्रेरित हुआ क्यों प्रेरित? वो है अपने स्वयं के राज्य को सुरक्षित रखना चाहता था। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।